Now show to now Pramod Tiwari. Pramod Tiwari. He has to withdraw. Minister. अब इधर से बहाना मिलके इधर बहाना आ गया क्या? Pramod Tiwari, please say. Please say. You say you ignore all those. I already see. In your case, yes. I will give direction after this. No, he is calling. He is speaking. I will come to you. I know that. I will do that. I will do that. I will do that. बैठिए. मैं करूँगा. आप बैठिए. मैं करूँगा. आप बैठिए. आप बैठिए. मैं करूँगा. आप बैठिए. मैं करूँगा. हाँ बोलो. माने जल्दी बोलो. आज से कुछ दिन पहले. Now please. मेरे भैया. Now Tiwari ji, are you saying? Do you want to say? You say. Yes, I'm saying. डिप्टी चेयरमैन सर, आज से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में नोएडा में एक बड़े भाजपा के नेता जो मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, उनकी उपस्थिति में 251 रुपए 251 में स्मार्टफोन देने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे, 251 251 आई एम यूजिंग द वर्ड, You are responsible. क्या स्मार्टफोन दिया जा सकता है? 6 करोड़ की बुकिंग हुई है और 6 करोड़ को हिसाब से 251 रुपए को अगर जोड़ लिया जाए तो ये सैकड़ों करोड़ में आता है। खुद उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये फोन का जब हम पार्ट लाएंगे तो हमें 1400 लगेगा, तो 1400 में ये लाएंगे, 251 रुपए में बेचेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार एक बहुत बड़ा घोटाला करने जा रही है, मैं निश्चित रूप से आरोप लगाता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित करने के लिए इस पैसे को सुरक्षित रखा जाए। मैं एक चीज और आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि जिस फर्म ने ये कहा है वो परचून की दुकान चलाती है, उसके पास कोई एसेट नहीं है और 251 रुपए में 2 सवाल अब उठते हैं कि अगर फोन संभव है तो ये सरकार फिर महंगे फोन अगर 20,000 30,000 में बिकवा रही है तो इसके मतलब या तो वो गलत है, सरकार उसमें घोटाला करा रही है, या ये घोटाला कराने जा रही है। हम इसे बहुत ही गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसमें जनता के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं आप सरकार को निर्देश दें, सरकार खड़े होकर यहां आश्वस्त करे कि 251 वाला जो ये फ्रॉड और घोटाला हो रहा है, जिसमें इनके नेता खुद शामिल है, ये जो मेक इन इंडिया ये कहते थे, ये मेक इन इंडिया नहीं, मेक इन फ्रॉड करने जा रहे हैं। और उसका सारा का सारा श्रेय मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को है या जिनके संरक्षण में ये चल रहा है, क्योंकि मैं खुद वो फोटो आपके सामने दिखा सकता हूं, मैं आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता हूं कि वो उसकी उपस्थिति में हुआ है। मैं सिर्फ एक सीधी सी बात कह रहा हूं, सैकड़ों 100 करोड़ रुपए बिना लाइसेंस के इनके हो रहा है, जमा हो चुका है। तो मेरा निश्चित आरोप है, मैं चूंकि 25 सेकंड रह गए तो एक निश्चित आरोप लगाते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि ये सदी का भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में होने वाला सबसे बड़ा घोटाला है। इसलिए इसमें सरकार तुरंत खड़े होकर जवाब दे कि उपभोक्ताओं का पैसा सुरक्षित होगा, उनका पैसा कहीं से नहीं जाएगा, यह बताएं, या 20,000 में जो बिकने वाला है उसमें इनकी हिस्सेदारी है या 251 करोड़ वाले में इनकी हिस्सेदारी है। मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं। Now Sri Tarun Vijay, no. Sri K.C. Tyagi. It is your hour, you cannot interrupt. Sit down. K.C. Tyagi. Sri K.C. Tyagi. Not during your hour, sit down. K.C. Tyagi. सर उनका भी सुन लीजिए बात। सर
मैं एक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मंत्री परिषद के कोई सदस्य इसके सवाल के जवाब में उनको आना चाहिए। हनुमंतप्पा और 9 सैनिक हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए मरे हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। वहाँ पे शहीद हुए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने सही ठीक इस्तेमाल किया और हमारा पूरे सदन का सर उनके सम्मान में झुकता है। आपने भी श्रद्धांजलि की है। वहाँ पर -45 से लेकर 50 टेम्परेचर डिग्री कम होता है और हर साल कई दर्जन इधर से भी और उधर से भी मरते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, मैंने समाचार पत्रों जरिए पता लगाया, उन्होंने ऐसी पहल करने का प्रयास किया था कि दोनों तरफ की सरकारें ऐसा कुछ इंतजाम करें कि वहाँ पर इस तरह की शहादत सैनिकों की ना हो पाए। सर, वहाँ पर 2 रुपए की जो रोटी बनती है वो 200 रुपए में सियाचिन में पहुँचती है। उनके पास आज तक 60 साल के बाद भी हिंदुस्तान की सरकार कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर पाई कि कपड़े भी देश में बनते हो। रक्षा मंत्री महोदय बैठे हुए पुराने जो लंबे समय तक रहे, एक एंथोनी साहब, मैं चाहूँगा वो भी इसमें मेरी मदद करें। अभी तक जो जैकेट आ रही हैं, जो सांस लेने की मशीनें हैं, सब विदेश की हैं। तो जब पाकिस्तान से आप वार्ता कर रहे हो 1000 चीज़ों पे, क्रिकेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राजीव शुक्ला से क्षमा याचना सहित, या कहाँ वार्ता होनी चाहिए, काठमांडू में होना चाहिए, कहीं होना चाहिए, उस पर आप वार्ता कर रहे हो। तो जो वार्ता इस बार पाकिस्तान से आप करें उसमें ये बात शामिल रखें, चूँकि वो नो मैंस लैंड है, इसलिए वहाँ से सैनिकों की सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ वार्ता में ये भी शामिल किया जाए कि दोनों तरफ की सेना वहाँ के ऐसे दुर्गम इलाकों से हटे ताकि हमारे भारतीयों की शहादत का सिलसिला कम हो। और ये ऐसा प्रश्न है, मैं चाहूँगा कि एंथोनी साहब से लेकर के उधर तो खैर रक्षा मंत्री जी कई और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर संलग्न होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि पूरा सदन इस पर अपनी चिंता व्यक्त करे और हमारे सैनिकों की जो लगातार हो रही शहादत है बेवजह उसको रोका जा सके। धन्यवाद सर। Thank you very much. Sri Tiruchi Shiva. Sri Tiruchi Shiva. Sir, thank you, sir. Tiruchi Shiva. Sir, the plight of the Tamil Nadu fishermen being harassed by the Sri Lankan Navy is an issue we have been raising time and again in this house, and all my esteemed colleagues have joined me, sir. But this has become a sermon for no improvement is seen. We have been raising this issue, sir. Every sessions we have to raise this issue after much struggle. For the past 3 days, we have been struggling to bring this issue. The fishermen's livelihood is at stake in Tamil Nadu. Sir, on 31st January, Tamil Nadu fishermen, that is from Jagadapatnam, Kotapatnam from Pudukkottai district, when they were out for fishing, were arrested, and about 50 fishing nets have been damaged by the Sri Lankan Navy while they were near the Inikadu Thieves, sir. On 11th February, 12 Tamil Nadu fishermen were arrested by the Sri Lankan Navy personnel for allegedly crossing the international maritime boundary line near the Kachetiv. On 15th February, 10 Tamil Nadu fishermen were attacked by the Sri Lankan Navy personnel using iron rods and ropes while fishing near the Kachetiv. Sir, these incidents have happened after the 9th Joint Commission meeting between our External Affairs Minister, Srimati Sushma Swaraj, and her Sri Lankan counterpart in Colombo, where they were to discuss the bilateral and regional issues, sir. Sir, the Kachetiv issue is yet to be settled, but at the same time, the Kachetiv agreement gives access to our fishermen to dry their nets in the island and to take rest, as well as to visit for Antonia temple, sir. But even that is not entertained. The moment they go out for fishing, they have been severely attacked by the fishermen. We thought that after the visit of the External Affairs Minister and thereafter the meeting, some fruitful things will come to us, sir. But so far, nothing has happened. See, under the agreement, Indian please. fishermen have not been Don't do given at the any process privilege like this. or any No. right which Go are to the- entitled to them, sir. On 26th of October 2008, the Indian government reached an agreement with the Sri Lankan government to put in place some practical arrangements to deal with the bona fide Indian and Sri Lankan fishermen, but no further development has taken place for the harassment of the Sri Lankan Navy is going on forever, sir. Given these circumstances,
fishermen from 8 coastal districts in Tamil Nadu have decided that they will lay siege to the Deputy Commission, High Commission of Sri Lanka at Chennai on 29th February. They are demanding the release of the 29 fishermen who have been arrested and languishing in Sri Lankan prisons, and so also they are demanding the release of 78 fishing boats that have been seized by them, sir. In this light, it is very, very pertinent that the union government steps in and take necessary steps to put a full stop to this harassment and humiliation being meted out to All the time over, Sri KTS Tulsi. All those who associate may be added. Sri KTS Tulsi? No. Now Sri Vijay Devarlal Darda. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त किसानों की समस्या के प्रति ये सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आत्महत्याओं के लिए तो विदर्भ संभाग कुख्यात है ही। इस साल जनवरी से लगाकर फरवरी 25 तक 124 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। ये तथ्य खुद महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई हाई कोर्ट के अंदर कहा है। सबसे दुखद बात यह है कि लगातार दूसरे वर्ष भी महाराष्ट्र के अंदर सूखा हो रहा है और आत्महत्याओं की लाशों की अंबार लग रही है, पर उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने उसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है और न ही कोई ठोस नीति बनाई है। आज 14,000 के करीब गांवों की स्थिति बहुत दयनीय है। महाराष्ट्र में पड़ने वाला दूसरे साल का सूखा पिछले 40 वर्षों से भी भयंकर है और इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और दूसरे जगहों पर वो स्थलांतर कर रहे, गांव छोड़कर जा रहे हैं। आज की जल स्थिति इतनी भयंकर है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में लातूर जिले के अंदर जो जल संकट पैदा हुआ है उसके वजह से करीब 500 उद्योग बंद हुए, कॉलेज बंद है, हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे थे वो बंद है। लोगों की 45,000 लोगों की रोजी रोटी जो है वो खो चुके हैं और 40 लाख लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। पानी की सप्लाई टैंकरों से हो रही है और आम आदमी को ऊंचे दामों में पानी खरीदना पड़ रहा है। उजनी से 8 MLD पानी की सप्लाई तय हुई थी, वहां से उस्मानाबाद होकर पाइपलाइन गई थी, बननी थी, लेकिन ये काम नहीं हुआ तथा प्रशासन रेलवे टैंकरों से पानी की सप्लाई की बात कर रही है। ये शॉर्ट टर्म उपाय है। मैं इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि 2 विद्यार्थी घर के लिए पानी लाने के लिए जब वहां पर तालाब में गए तो दलदल में फंस गए और उनकी दोनों की मृत्यु हो गई। अगर ये फिमिन कोड को लागू करने का उपाय किया होता तो शायद उन बच्चों की जान बच सकती थी और पलायन भी रुक सकता था। आज भी किसानों पर हजारों करोड़ रुपए का लोन है और बैंकों और साहूकारों का मिलकर ये लोन है जो किसान आत्महत्या के लिए बाध्य हो रहे हैं और जिसके बारे में हमेशा यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पैसों की कमी के कारण से ये काम धीमी गति से चल रहा है, किसानों तक न मुआवजा पहुँच रहा है और ना रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोग बैंकों का कर रहे हैं, किसानों का नहीं कर रहे हैं। और 3 फसलों की बर्बादी के बाद किसानों ने न तो कोई रास्ता दिखाई दे रहा है उनके और ना ही कोई सहायता मिल रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि महाराष्ट्र को अतिरिक्त 20,000 करोड़ का पैकेज तुरंत दिया जाए और केंद्र और महाराष्ट्र राज्य तमाम स्कीमों को मिला के मनरेगा के साथ संयुक्त रूप में महाराष्ट्र के किसानों को रोजगार लागू किया जाए और इनके लोन का बिना ब्याज रिस्ट्रक्चर किया जाए। मैं अपील करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा को अकाल Sri Vivek Gupta. Sri Vivek Gupta. Sir, yeah, you can join. Yes. All those who join. Vivek Gupta. सर डेंगू, इबोला और स्वाइन फ्लू के बाद एक और भयानक Yes. बोलो. सर डेंगू, इबोला और स्वाइन फ्लू के बाद एक और भयानक बीमारी इंडिया की तरफ आ रही है जिसका नाम है जीका वायरस। सर इंडिया में इस वायरस के ऊपर में जीका वायरस, सर इंडिया में इस वायरस के ऊपर 1952-1953 पे लास्ट कोई भी स्टडी की गई थी या उसके बारे में कोई जानकारी थी? ये वायरस अब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से होते हुए अब बहुत तेजी से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ रहा है और इसके बारे में भारत सरकार और जो हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय हैं वो उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं और इसका ना कोई प्रिवेंशन किया जा रहा है, ना इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है, ना इसके ऊपर कोई किट इसके लिए है। सर इसका आउटब्रेक इंडिया में होना ही है और हमेशा की तरह हम आउटब्रेक होने के बाद इसका उपाय करें। इससे अच्छा है कि मैं सदन का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसके प्रिवेंशन का उपाय किया जाए।
सर ये डेंगू वायरस की तरह दिखता है और हमारे डॉक्टर्स ने ये भी मान लिया है कि बहुत सारे केसेस जब डेंगू में करते हैं वो शायद जीका के भी होंगे। सर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एडवाइजरी तक इशू कर दी है कि प्रेग्नेंट वुमेन वहाँ नहीं जाए। इसके अलावा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए सर मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए खाली आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। Okay, thank you. All those who associate may be ordered. Sri Tapan Kumar Sen. Thank you, Chairman, Deputy Chairman, sir. My point is, I'd like to draw the attention of the entire House and particularly the government that since last 10 days or so, all the major BD manufacturing units in the country, right from extreme south to extreme north, are closed down their production. The owners, factory owners have closed down their production in opposition to the Health Ministry notification that the size of the pictorial warning on the bundles or packets has been enhanced from 40% to 85%. In cigarette packet, it is understandable, 85% is workable. But you know the BD, the poor man smoke, tobacco, where the bundle 85% is impractical. But we have drawn the attention of the government much in advance, but no action has been taken. Now the notification has been issued to be made effective from 1st April, and all the BD owners have shut down their production. Workers have not cooperated. They also urged upon the workers to join them. They refused. But the fact is that because of this shutdown, the BD workers, more than 1 crore who are working in the organized sector of the BD segment, more than 1 crore, they are losing their earning because their earning is on piece rate basis. It is linked to the production. Once there is no production, there is no. I have already spoken to Labour Minister. I have already spoken to Honorable Health Minister also to immediately intervene. I urge upon through you to the government that they should call the manufacturers, make them open their companies. And on the other hand, if government, yes, it is a health concern, it's welcome. But at the same time, while addressing this health concern, please take care of a reality, both in organized and unorganized sector in BD, more than 2 crore workers involving 10 crore population, their livelihood, their roti-roji are involved in it. Simultaneous rehabilitation along with your addressing the health concern, I think that should go hand in hand. Otherwise, they cannot be, 10 crore people cannot be thrown in the lurch, who are mostly from the most downtrodden section in the society, mostly Dalit, mostly from the minority community, most backward and downtrodden section of the society with less earning. They are only working in BD industry. So this human concern, along with all your scientific concern, should go together. Otherwise, there will be a massacre, misnomer in the society. I urge upon the government to immediately intervene, call them and make them open there. At least invoke your exercise power to make them open the factory to save more than 1 crore BD workers along 5 crore of their population and their livelihood. Thank you. Thank you very much. Yeah. बड़े पैमाने पर महिलाएं You're supporting it. Okay. काम करती हैं Yeah, Ansari ji is supporting. और कई राज्यों में Ansari is supporting. Add कर दीजिए. Okay. Sanjeev Kumar. Yes. Agreed. Sanjeev Kumar. यस सर Start. महोदय Yes. Oscar Fernandez. महोदय Yeah. झारखंड के All right. पूर्वांचल के Support. संजीव BCCL कुमार। एरिया में 16 फरवरी 2016 को धनबाद जिले के सुदामडी के चीफ कॉलोनी में पुनः भूधसान हुआ। कई घर जमीन के अंदर चले गए, लोग घायल हुए और मर गए। अंडरग्राउंड आग के कारण BCCL खास करके झरिया इलाके में भूधसान के कारण लोगों का मरना, गांव घर तबाह होना सुदामडी की घटना के कोई इकलौती घटना नहीं है। और हाल ही में भूधसान एवं इसके कारण जान माल के कई बर्बादी के घटना हाल ही के दिनों में 1 जून 2016 कुसुंडा रेलवे फाटक के पास, 5 फरवरी 2016 कुसुंडा एरिया के कुर्मीडीह में, 17 अगस्त 2016 मालगाड़ा के तारबान में, 1 नवंबर 2015 सुदामडी मेन कॉलोनी में और 9 नवंबर 2015 धनुडी बस्ती के पास, 22 अक्टूबर 2015 कतरास कैसलपुर कुमारपट्टी के पास हुआ है। ऐसे हजारों भूधसान की घटना एवं हजारों लोगों का मौत एवं अन्य बर्बादी की घटना पिछले कई दशकों से जारी है एवं अंडरग्राउंड आग के इतिहास में दर्ज है।
इसी प्रकार ईसीएल इलाके में निरसा एवं इसके आसपास के इलाके में भूधसान आम बात है। हाल ही में मैं महोदय निरसा प्रखंड के माणमा गांव में गया था। जो दृश्य वहां देखा दिल दहलाने वाला था। लगा पूरा महमा बस्ती ज्वालामुखी के ऊपर खड़ा है और कभी भी पूरा बस्ती जमीन के अंदर समा सकता है। महोदय, मैं पहले भी बता चुका हूं, कोल इंडिया खासकर बीसीसीएल भ्रष्टाचार माफिया एवं कोयला चोरी का गढ़ है। भूधसान इलाके से लोगों को सुरक्षित इलाके में बसाने का काम इतना धीमा है, वहीं भ्रष्टाचार एवं कोयले की काली कमाई निरंतर तेज पकड़ता जा रहा है। अतः सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि कोल इंडिया खासकर बीसीसीएल एवं ईसीएल भूधसान इलाकों से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कोशिश करें। धन्यवाद। Thank you very much. Now Sri Sanjay Singh, yes, all those who associate may be added, name may be added. Sanjay Singh. आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। 9 मई 2016 को महाराणा प्रताप की जयंती है। मैं देश के सर्वोच्च सदन में भारत के इतिहास के सर्वाधिक साहसी, शौर्यवान, महात्यागी व बलिदानी शूरवीर योद्धा को शत-शत नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। भारत में अनेकों ने ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिनका जीवन सदैव ही नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन एवं आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसे ही एक परम साहसी वीर शूरवीर प्रातस्मरणीय योद्धा का नाम है महाराणा प्रताप। मेवाड़ के राणा उदय सिंह की 23 संतानों में सबसे बड़े प्रताप सिंह थे। अपने पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद 1572 में प्रताप सिंह जब गद्दी पर बैठे तब देश की परिस्थितियां अत्यंत प्रतिकूल थीं। मुगल शासक अकबर अपनी शक्ति और कूटनीति से अधिकतर राजपूत शासकों से मित्रता कर उन्हें अपने अधीन कर लिया था, किंतु मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं की। शत्रुओं का सामना करने के लिए प्रताप को सैन्य बल खड़ा करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए अपार धन चाहिए था। राणा प्रताप ने अपने विश्वसनीय सरदारों के सामने प्रण किया कि जब तक अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र नहीं करा लेंगे तब तक सोने चांदी के बर्तन में भोजन नहीं करेंगे, मखमल के गद्दे पर नहीं सोएंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि पत्तल में भोजन करेंगे, जमीन पर सोएंगे और झोपड़ी में रहेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा से सेना के जवानों पर ऐसा असर पड़ा कि सबने प्रतिज्ञा ली कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन के रक्त की आखिरी बूंद तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, मातृभूमि के लिए मर मिटेंगे पर हटेंगे नहीं। अकबर ने महाराणा प्रताप को परास्त करने के लिए 2 लाख सैनिकों को मान सिंह और युवराज सलीम के नेतृत्व में रवाना किया। महाराणा प्रताप की सेना में केवल 22,000 सैनिक थे। महाराणा प्रताप के इस नेतृत्व में हल्दी घाटी में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। अपने से 10 गुना से भी अधिक मुगल सेना पर महाराणा प्रताप की सेना भारी पड़ी। अपने प्रिय अश्व चेतक पर सवार होकर महाराणा ने अकेले ही हजारों मुगल सैनिकों का संहार किया। महाराणा प्रताप ने घायल होने के उपरांत भी हार नहीं मानी और जंगलों की पनाह ली तथा वहीं से मुगल सेना पर आक्रमण जारी रखा। अकबर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, किंतु महाराणा प्रताप को पराजित नहीं कर सके। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर अपनी लड़ाई जारी रखी। राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, स्वाभिमान एवं स्वाधीनता की रक्षा करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन सदैव ही हर पीढ़ी के प्रेरणा और आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसे अद्भुत और अद्वितीय योद्धा की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 2015 से सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुआ कुल सूर्ण महाराणा प्रताप की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करने का कष्ट करें। श्री तरुण विजय, ओके, ऑल सपोर्ट श्री तरुण विजय। तरुण विजय, तरुण विजय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष एक अत्यंत गंभीर समस्या लाना चाहता हूं। हम अनुसूचित जातियों की बात करते हैं, वे न तो उन्हें सम्मान से जीने दिया जाता है न सम्मान से उन्हें मरने दिया जाता है। मैं उत्तराखंड से आता हूं। मंदिरों में प्रवेश पर उनको पीटा गया। गर्भवती दलित महिला गई वहां पे अपने होने वाले बच्चे के लिए मन्नत मांगने, तो उसको पीटा गया। हम लोग राज्यपाल से मिले, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और आंदोलन किया। वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको धमकाया गया कि अगर तुम ज्यादा हीरो बनोगे और हमारी शिकायत करोगे तो तुमको हम देख लेंगे। दक्षिण में सर, मैं अभी तमिलनाडु गया था, मेरे पास लोग आए, दलित लोग आए, कहने लगे कि आप मरने पर भी हमें रास्ता नहीं देते। 2-2 कब्रिस्तानों की वहां पे स्थिति है। कुछ लोग जो अपने आप को बड़ी जात का कहते हैं, मैं कहता हूँ बड़ी जात का वो है जो मानवीय है, जो अहंकार रखता है बड़ी जात का, वो छोटी जात का है। और जिसको तुम छोटी जात का कहते हो वो हमारा पूज्य है, वो असली बड़ी जात का है। और उस जात वाले को आप कब्रिस्तान भी दूसरा देते हैं। मैं मांग करता हूं कि जो 2 कब्रिस्तान
2 गिलास वाला सिस्टम तमिलनाडु में जारी है, अन्य प्रदेशों में जारी है। इसके विरुद्ध सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। एक मनुष्य जाति होनी चाहिए। जाति के आधार पर कब्रिस्तान अलग नहीं होने चाहिए, जाति के आधार पर मंदिर अलग होने नहीं चाहिए। सबकी एकजुटता हमारा शक्ति है, हमारा प्राण है। सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। केरल में एक दलित लड़की को जबरदस्ती उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन राजनीति के कारण उस दलित बच्ची का कोई भी प्रश्न यहाँ पे उठाया नहीं जाता। क्यों नहीं उठाया जाता? क्या दलित होना पाप है? क्या दलित होने के लिए जरूरी है कि वो आपकी राजनीति या आपकी पार्टी से संबंध हो तभी वो उठाया जाएगा? सब ये मामले सर्वदलीय होने चाहिए और इसमें कोई भी राजनीतिक रंग नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो 2 कब्रिस्तान, 2 गिलास और मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं देना, ये हिंदुस्तान पे कलंक है और इसके विरुद्ध केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। वे लोग जो हमारे पूज्य होने चाहिए, जो स्वच्छता के शिखर पर है, जो हमारे गांधी बाबा के सबसे बड़े पूज्य रहे, वैष्णव जन अगर किसी को कहना चाहिए तो ये अनुसूचित जातियों को कहना चाहिए। उनको राजनीति का मोहरा मत बनाइए, उनको सम्मान से जीने दो और उनकी मृत्यु पर भी वही सम्मान प्रकट करो। ये जो बड़ी जाति का अहंकार रखने वाले हैं वे तुच्छ हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी जात और छोटी जात का अंतर मिटना चाहिए और सामाजिक समरसता की बात होनी चाहिए। जितने ये 2 कब्रिस्तान हैं उन कब्रिस्तानों को हटाया जाना चाहिए। और जो केरल में ये चल रहा है, हमारी बच्ची का इन्होंने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उसको उसके विरुद्ध केंद्र सरकार को कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम देशों में ये कार्रवाई होनी चाहिए। Okay, now, Mr. Minister, I want to know. No, see, already. No, please. I want to know. Already, Mr. Minister, already a commitment is given to Kumari Mayawati. I want to know when the commitment is that her specific demand will be responded to. When are you going to do that? No, please. What is this? What is it? Sit down. What is this? Arey baithiye. Sir, Baithiye. Yeah, baito. No. It is not going on record. Don't do that. Sir, It is not going on record. See, you are my dear sister. Sit down. Now, Mr. Minister, see the commitment given to Honorable Kumari Mayawati has to be fulfilled. When are you going to do that? Number one. Can you say something about that? 1 minute. Okay. ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ पर अवेलेबल Agreed. है। अगर आप चाहते हैं Okay. तो अभी वो जो मायावती जी ने जो yeah. जिस मुद्दे को रखा No, please. It is not going on record. I will allow you a separate chance. Give a notice. You give a 0-hour notice. No, you give a 0. Give a 0-hour notice. You can say it. No, it is not going on record. Why don't you give a 0-hour notice? Yeah. सर आप इधर It is not going on record. सर आप इधर सुनिए तो हो Yeah, जाएगा उधर मत सुनिए please. But then speak louder. हाँ सर जो हमारी मायावती जी ने जिस विषय को Notice रखा था है। उसके बारे में हमने कहा था जब ऑनरेबल मिनिस्टर रिप्लाई करेंगी तो उस वक्त उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर है, रिप्लाई कल उनका हो चुका है, लेकिन स्पेसिफिक जो मायावती जी वाला मुद्दा है उसके बारे में अभी अगर आप सदन चाहता है तो जस्ट नाउ इमीडिएट No time now. इट्स ऑलराइट No time now. सर तो 230 पे इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2016 है जिसपे सहमति है कि सदन की कि That is उसको पास already करना है, उसके बाद जो है वो Okay. मिनिस्टर That means between 2:30 to 3. Okay. between That 2. means when तो हमें जवाब चाहिए, उसके बाद बिल चाहिए। ये हमें मंजूर नहीं Okay, है। बिल्कुल हम लोग सहमत No, हैं। Suniya, that is no problem. We will do one thing. Already in the morning in पहले presence of जवाब chair. चाहिए, फिर बिल चाहिए। ठीक है, I will come to that. Already in the presence of chairman, in the morning there is a consensus of the leaders that the bill, because there is a bill which is the consequence of that agreement and it has to be done, so will be passed without discussion. Therefore, that needs only 10 minutes. Now, we will take up the private members will at 3 p.m. if the House agrees. 3 p.m. 3 to 5:30, so that even if it is taken, bill is taken 10 minutes, you will have 20 minutes.
No, even otherwise, I have no problem either way. वो सभापति मेरे के लिए जी- कोई प्रॉब्लम नहीं. माननीय उपसभापति जी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि माननीय मंत्री जी मेरे सवाल का जवाब दे दे और उसके संदर्भ में Okay. मुझे भी अपनी बात मंत्री जी, रखनी है। मैं, honorable उसके बाद minister- फिर आप बिल ले आए। Honorable, This is a very important bill because the election is going Bill, yes. No, 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 no. in May. I agree with you. Bill may I pass. see the importance. Anyhow, they are all agreeing, there will be no. Sir, Just now, no question hour. It is told. Sir, it's not only Benji's question. Then we also have questions that need answers. Eh? You must answer Benji's question. That is I told you. And other questions also. He will have, I'll have, there are lots of questions. That's all right, no In problem. that case, the only way is, in that case, the only way is 2:30, Beganji's question will be replied to. No, no, no. And the rest will be later. नहीं, What 2:30 because- bill, Wait, take it all together. 10 minutes, Benji's 10 minutes, question 2:30 along with bill, that, 10 you take all minutes, bill. this No, it is together. now And then, question hour time. then Baranji's, 2:30 we will discuss. It is now question hour time. Sir, the minister has given a statement. We are not interested in anything. Yes. Except short duration discussion, etc.